नमस्कार दोस्तों। आर्या ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा, उससे आगे के हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी। उसके आगे का अपना टॉपिक है आज का पशुओं का आवास प्रबंधन, यानी पशुओं का घर। जैसे कि अपन भी अपना घर बनाते हैं तो पहले अपने आवास का प्रबंधन करते हैं कि इसके अंदर आवास किस तरह से बनाना चाहिए। इसके अंदर एक खिड़की होनी चाहिए, किधर की साइड में क्या होनी चाहिए ताकि हवा भी आ सके और हमें सूर्य की किरणें भी मिल सके। उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, पशुओं के आवास का भी प्रबंधन करते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जैसे जैसे अपना वातावरण चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उसी के अनुसार अपने को इनके आवास का भी प्रबंधन करना होता है कि वातावरण के अनुसार वातावरण के अनुसार जैसे सर्दी, गर्मी और वर्षा। सर्द ऋतु के अंदर अपने को क्या है कि अपने जो भी गाय भैंस जो रखते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि अपने को अंदर यानी बंद मकान में या उनको बांधना पड़ता है। और जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है उसको बाहर भी लाना पड़ता है और अंदर भी ले जाना पड़ता है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में हम देखेंगे कि ज्यादा वर्षा हो रही है तो अपने को क्या करते हैं कि अपने घर पे भी करते हैं, और अपने ने देखा, अपने खुद के नहीं है तो हमने किसी अपने पड़ोसी के देखा है कि वर्षा अधिक होने के ऊपर उनको क्या है कि अंदर किसी बने मकान में बांधने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ही हम देखेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्या होती है, दिशा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पशु आवास के अंदर होती है दिशा। दिशा इसमें कैसे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी पूर्ण संभावना है कि दिशा में पूछेंगे इसकी लंबाई किस तरफ होनी चाहिए और लंबाई किस तरह होनी चाहिए और ऊंचाई किस तरह से होनी चाहिए। तो ये जैसे ही अपने पशु आवास बनाएंगे तो उसकी दिशा है ना, वो होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए। यानी पूर्व से, ये देखो पूर्व है, इधर पूर्व हो गया, ये तो हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। जिससे क्या होगा कि पूर्व से पश्चिम का मतलब ये होगा, जैसे सूर्य पहले उदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। जैसे ही सूर्य उदय होगा किरण इसके ऊपर पड़ेगी, और इसकी वो है ना ऊंचाई होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लो। यहाँ से इस दिशा के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुओं के आवास प्रबंधन में हम किस दिशा की और उनका किस दिशा में उसकी लंबाई होनी चाहिए और ऊंचाई किस तरह होनी चाहिए। तो ये आप याद रखना, इसकी लंबाई है ना, ये है लंबाई। लंबाई होनी चाहिए पूर्व टू पश्चिम, और ये होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, खुला खुला वातावरण, खुला वातावरण होना चाहिए। खुला वातावरण का मतलब समझ रहे हो कि इसके एकदम से बंद में नहीं होना कि इसमें से कहीं से घुटन हो जाए, वो मतलब एकदम खुले मैदान में होना चाहिए। और इसका एक और है कि जन आवास है ना, जन आवास की लोगों की बस्ती है ना, जन आवास नजदीक होना चाहिए, जन आवास नजदीक होना चाहिए। क्योंकि अगर अपन ये करेंगे कि अपन किसी दूर में अपने खेत में क्या करते हैं कि पशुओं का आवास बना दिया, वहां पे अपन उनको बांधते हैं। अगर वहां पे कुछ हो गया, यदि सामान्य भाषा में समझो कि अगर भैंस है वो खुला गई, मतलब खुल के दूसरी जगह चली गई, तो अपने को नहीं पता चलेगा। अगर वहां पर अपन आस पास में कोई घर होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो भैंस अपने जहाँ पे बांधी थी वहां पे नहीं है, यानी जिस जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहां पे नहीं है, वो किसी के खेत में चले गई या किसी के घर पे चले गई, तो उसका पता चल जाएगा। अगर
उसके अलावा कोई आवारा पशु आएगा तो भी उसका पता चल जाएगा। तो इसका क्या होना चाहिए, जन आवास के नजदीक होना चाहिए। ये बातें हैं इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि पशुओं के आवास प्रबंधन के लिए अपने पास में दो विधियां हैं। कितनी है? अब पशुओं के आवास प्रबंधन करने की दो विधियां हैं। एक विधि तो अपने हैं खुला पशु आवास प्रबंधन, एक विधि तो ये है। दूसरी विधि ये है अपने पास में बंद पशु आवास प्रबंधन। इसको विधि भी बोल सकते हो आगे। तो ये अपनी होगी दो विधियां होगी। तो अब अपन देखेंगे कि खुला आवास कैसा होना चाहिए और बंद आवास कैसा होना चाहिए। तो अपन ये समझते हैं कि ये देखो अपने, ये देखो ये इस तरह से ये बताया ना कि इसकी लंबाई होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। तो ये हो गया, ये कोई आवास है, ये कोई आवास है। ये इसकी लंबाई हो गई, लंबाई, और ये हो गई ऊंचाई या चौड़ाई। इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, चौड़ाई भी बोल सकते हैं। ये हो गई उत्तर टू दक्षिण, और ये हो गई लंबाई पूर्व टू पश्चिम। तो ये खुला आवास इस तरह का आवास होगा। तो इसमें क्या है कि यदि अगर वर्षा होगी तो क्या करेंगे, खुले में तो वो भीग जाएंगे, सर्दी होगी तो उनको ठंड लगेगी। तो इसलिए ये करते हैं कि इतना आवास है ना, ये अपन क्या करते हैं, बंद रखते हैं। तो इसके अंदर एक डाटा है, वो आपको ध्यान रखना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या है कि ये खुला जितना ये आपको जितना पार्ट खुला दिख रहा है ना, ये होना चाहिए 2/3 भाग होना चाहिए खुला। इसका खुले आवास प्रबंधन में 2/3 भाग तो होता है खुला और 1/3 भाग होता है बंद। बंद इसलिए होता है कि अगर वर्षा हो रही है, पशु अपने गाय भैंसे जो भी हैं वो इधर हैं, तो वो क्या करेंगे, इधर आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। उनको खुला रखेंगे, अपन खुला रखेंगे, जैसे बारिश होगी वो इसके अंदर यहाँ पे आ सकती है। इसलिए ये भाग तो बंद भाग है ना, वो होना चाहिए 1/3 भाग, और खुला भाग है वो होना चाहिए 2/3 भाग। तो ये विधि है ना, ये विधि क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी या उपयोगी है। ये विधि है ना जो खुला आवास प्रबंधन विधि है, ये क्या है, ज्यादा इसको काम में लेते हैं गांवों में, और जहाँ पे क्या होता है पशुओं की संख्या कम होती है, जहाँ पे क्या होता है पशुओं की संख्या कम होती है, और इसको गांवों में ज्यादा काम में लेते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयोगी विधि है। अब अपन देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि अपनी है बंद पशु आवास विधि। दूसरी विधि कौन सी है, बंद पशु आवास विधि है। जो बंद आवास पशु विधि है, बंद पशु आवास विधि या प्रबंधन, विधि या प्रबंधन। इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या होता है, ये भी दो प्रकार की होती है, ये होती है दो प्रकार की। और ये बंद पशु आवास विधि क्या है, जहां पे मतलब ये देखो कि कम क्षेत्र हो, यानी जगह कम हो, और शहरी क्षेत्रों में ज्यादा उपयोग में लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिक उपयोग लेते हैं, परंतु इसमें क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एकल और एक होती है द्वि, यानी एकल पंक्ति विधि और द्विपंक्ति विधि। ये दो प्रकार की होती है, एकल और द्वि। एकल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 8 या 10 पशु रखे जा सकते हैं, यानी एकल पंक्ति, यानी एक पंक्ति में जैसे ये पंक्ति है, इसके अंदर अपन ऐसे पशु खड़े कर दिए, एक तरफ मुंह करके इधर चारा डालने के लिए बना हुआ है।
तो एकल पंक्ति होगी एक ही पंक्ति में, तो क्या है उसमें क्या है कि स्थान भी कम लगेगा और पशु भी अपन इसके अंदर क्या है 8 या 10 पशु ही रख सकते हैं। अगर अपने को अधिक पशु रखने हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, द्विपंक्ति विधि को काम में लेंगे। द्विपंक्ति विधि क्या है कि इसके अंदर इस तरह होती है, यानी एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई, ऐसे दो पंक्ति हैं। इसमें क्या होता है, ये द्विपंक्ति विधि है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो होता है मुंह से मुंह की तरफ, यानी एक तो ये कर लिया इधर इसका चेहरा है, इधर इसका चेहरा, इधर इसका चेहरा, इधर इसका चेहरा, इधर ये चेहरा, इधर ये चेहरा, इधर चेहरा है, तो आपस में एक तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो एक देखो इधर भी एक जो भैंस है उसका चेहरा इधर है, एक भैंस है उसका चेहरा इधर है। इस प्रकार अपन दो पंक्ति लगा रखी हैं। उन पंक्तियों में क्या होगा कि अगर वो आमने सामने खड़े हैं तो उनमें क्या है, एक तो नजदीकी आपने देखा भी होगा कि गांव में कि या घर में भी कहीं पे भी देखा कि दो पशु पास पास में खड़ेंगे तो उनके आपस में टकराने के यानी वो लड़ने के ज्यादा चांस रहेंगे। या ये तो है नहीं कि वो बात करेंगे आपस में कि भाई आज तूने क्या खाया है, मैंने तो ये खाया है, और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी। अपनी तरह थोड़ी है कि दो जने एक साथ में हो गए, पशु बातें तो करते नहीं है। अपन तो ये क्या है कि दो जने हो गए तो आपस में बात करेंगे, वही और सुना क्या हाल है, कहाँ पे रहता है, क्या करता है। तो वो पशु थोड़ी पूछेंगे अपने आप में, वो ये थोड़ी पूछेंगे तूने आज क्या खाया क्या नहीं खाया, आज तूने हरी छानी खाई या नहीं खाई, या तूड़ा खाया या नहीं खाया, क्या खाया, तो उस आज तूने दूध दिया या नहीं दिया, ये थोड़ी पूछेगा वो। तो इस कारण ये पंक्ति विधि है ना, ये पंक्ति विधि इसको बोलते हैं मुंह से मुंह, मुंह से मुंह विधि, या सिर से सिर, यानी आपस में मुंह भी हो गए और सिर से सिर हो गए। तो इसको एक अपन बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं फेस टू फेस, फेस टू फेस, या सिर टू सिर, यानी हेड टू हेड, हेड टू हेड, ये हो गई हेड टू हेड। इसमें क्या है कि अपन इसमें तो एकल पंक्ति विधि थी, उसमें 8 से 10 पशु रख, इसमें अपन अधिक पशु रख सकते हैं, कम जगह में भी अधिक पशु रख सकते हैं। 80 से 80 पशु रख सकते हैं, 80 से 100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, क्योंकि उनमें क्षेत्र क्या है, एक तो क्षेत्र का घेराव कम होगा, उसके अंदर अधिक से 2 लाइनें होंगी और उनका व्यवस्थित तरीके से होगा तो उससे अधिक रख सकते हैं। एक विधि है अपने पास में पूंछ से पूंछ विधि, उसमें द्विपंक्ति विधि के अंदर है। एक विधि तो हो गई मुंह से मुंह वाली, एक होगी भी पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, यानी टेल टू टेल। अपने अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश में पूंछ को टेल बोलते हैं, तो टेल टू टेल। यानी अब ये हो गई, एक गाय है उसका चेहरा इधर है, एक गाय है उसका चेहरा इधर है, तो दोनों की पूंछें हो गई। पूंछ से तो वो क्या कर सकती है, बातें तो कर नहीं सकती। पूंछ एक दूसरे की पूंछ मार कर वो यही तो कर सकती हैं कि हाँ भाई खाना खा लिया, खा लिया, वो संकेत में बात कर सकती हैं। ऐसे नहीं है कि सिर बढ़ा लेंगी, वो काम तो नहीं रहेगा। तो ये विधि है ना, सबसे उपयुक्त विधि होती है पूंछ से पूंछ विधि। ये विधि है वैज्ञानिक विधि बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक विधि। आपको आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि पशु प्रबंधन में वैज्ञानिक विधि किसको बोलते हैं, सबसे उपयुक्त या वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो वो है पूंछ से पूंछ, यानी टेल से टेल टू टेल विधि। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं, अब अपन देख रहे हैं कि ये तो अपने विधियां पढ़ ली। अब देखेंगे कि गाय या भैंस है ना, पहला है गाय या भैंस के आवास। गाय या भैंस के आवास को क्या कहते हैं, ये आ गया क्वेश्चन, तो सीधा क्वेश्चन आ गया, इसको कहते हैं शेड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शेड। बकरी या भेड़ के आवास को अपन क्या कहते हैं, बकरी या भेड़ के आवास को कहते हैं पेन। क्या कहते हैं, पेन, ये लिखने वाला नहीं, इनके आवास को भी पेन बोलते हैं। अब आता है सुअर के आवास को, सुअर के आवास को क्या कहते हैं,
सुअर की आवाज को कहते हैं स्टे। सुअर की आवाज को क्या कहते हैं? स्टे। अब आता है घोड़े की आवाज को। घोड़े के आवाज को, घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं? स्टेबल। अब अपन देखते हैं पशुओं को चारा। पशुओं को चारा या पानी पिलाने, पशुओं को चारा या पानी पिलाने की जगह को या आवाज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाद। इसको कहते हैं नाद। नाद या इसको मेजर भी बोल सकते हो आप। क्या होता है? नाद या मेजर। ठीक है। अपन ने देखा है कि गाय या भैंस के आवाज को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। इससे आगे हम देख रहे हैं कि स्थान या स्थान की कितनी स्थान की आवश्यकता होगी। अगर गाय या भैंस अपने पास में है तो उनके लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी? उनका एक तो खुले स्थान में, एक होगा बंद स्थान में। खुले स्थान में गाय के लिए अपने को 80 से 100 वर्ग फीट की जगह चाहिए। कितनी? 80 से 100 वर्ग फीट की जगह चाहिए। और बंद स्थान में अपने को 20 से 30, यानी बंद स्थान में कम जगह चाहिए और खुले स्थान में अपने को ज्यादा जगह चाहिए। गाय के लिए बंद स्थान में तो हो गया 20 से 30 वर्ग फीट और खुले में हो गया 80 से 100 वर्ग फीट। अब हो गई भैंस। भैंस का क्या होगा? भैंस को भी 80 से 100 वर्ग फीट जगह चाहिए खुले में। बंद में चाहिए इसको 25 से 35 वर्ग फीट जगह चाहिए। अभी अपने क्या आता है कि प्रजनन हेतु तैयार गायें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो गैबिन गाय होती हैं उनको लिए चाहिए अपने को 180 से 200 तो चाहिए खुले में वर्ग फीट में है, और ये 100 से 120 चाहिए बंद में। सांड को क्या है कि सांड को भी ज्यादा जगह चाहिए। उसके लिए उसको चाहिए 200 से 250 वर्ग फीट जगह चाहिए अपने को खुले में, और बंद में चाहिए 120 से 100 वर्ग फीट जगह। अब क्या होगा? गाय या भैंस के लिए क्या है? दोनों के लिए कंपाउंड है, यानी उनके लिए कितनी जगह चाहिए कि खुले बड़वार हिपर के लिए क्या जगह चाहिए अपने को? उसके लिए चाहिए 50 से 60 वर्ग फीट जगह चाहिए खुले में, और बंद में चाहिए 15 से 20 वर्ग फीट। अब आगे भेड़ के लिए, बकरी के लिए और मेंढा, इनके लिए अपने को क्या जगह, कितनी जगह चाहिए? क्योंकि ये छोटे पशु होते हैं, गाय या भैंस तो छोटे ही होते हैं, तो इनके लिए जगह भी थोड़ी चाहिए। तो इनको खुले में अपने को 20 वर्ग फीट की जगह में अपन आसानी से इनको रख सकते हैं। अब हो गया ऊंट। ऊंट बड़ा पशु है तो इसको क्या है? इनको ज्यादा जगह चाहिए। इसको एक ऊंट के लिए क्या होता है? 70 से 100 वर्ग फीट की जगह चाहिए अपने को। अब देखते हैं शेड को आपको मैंने बताया शेड क्या होता है। शेड होता है गाय या भैंस के आवास को क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। तो शेड की ऊंचाई ये भी क्या है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। यदि जहाँ पे मध्यम या भारी वर्षा होती है, मध्यम या भारी वर्षा होती है, उस क्षेत्र में अपने को क्या चाहिए? 175 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का क्या चाहिए? शेड चाहिए। और जहाँ पे कम वर्षा होती है यानी शुष्क जगह होती है, शुष्क यानी ज्यादा वर्षा होती है, वहां पे क्या होता है? 220 सेंटीमीटर की जगह चाहिए। ये क्या है कि अब देखते हैं अपने डेयरी फार्म हाउस है, अपने पास में डेयरी है या फार्म हाउस है, उसमें क्या है कि अपने पास में अगर 50 मादा गायें हैं, 50 मादा गायें हैं तो उनके लिए क्या है कि एक नर सांड की आवश्यकता होती है। 50 गायों पर एक सांड की आवश्यकता होती है। और फॉर्म में यदि अपने कृषि फॉर्म कर रखा है, यानी वहां पे अपन गाय या भैंस रखते हैं, तो उनमें नए पशु लेके आते हैं, उनको क्या करना चाहिए? 30 दिन तक क्या करना चाहिए? क्वारंटाइन करके रखना चाहिए, ताकि वो आपस में संक्रमण ना फैले। अब अपन देखते हैं मुर्गियों की आवास की प्रणाली। मुर्गियों की आवास की प्रणाली अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पूछ ले मोटा मोटा, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। मुर्गियों की आवास प्रणाली में अपन 4 प्रकार की होती है। एक तो घर के पीछे मुर्गी पालन, एक होता है विस्तृत प्रणाली यानी विस्तृत क्षेत्र में, एक होता है अर्ध संघन प्रणाली, और एक होता है संघन प्रणाली। ये 4 प्रणालियां होती है मुर्गियों की आवास प्रणाली में। अब आपको ये मोटी मोटी बातें ये भी ध्यान में रखनी है। कौन सी? मुर्गी
मुर्गियों के आवास की प्रणाली भी आपको याद रखनी है। और ये आपको याद रखना जरूरी है कि शेड की ऊंचाई कितनी होती है, गाय के लिए कितनी जगह चाहिए। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।